अब मैं अभिषेक जरा आपसे ले लूं, फिर मैं सीनियर लोगों के पास जाऊं। अभिषेक जी, एक चीज ये बताइए, आप सबसे यंग जर्नलिस्ट हैं, जर्नलिस्ट का काम क्या है? क्योंकि मुझे अभी भी नहीं समझ में आ रहा है कि नीलू व्यास ने, जो ये कहा जा रहा है कि इतने इश्यूज थे, इसको क्यों लिया? अरे भाई, जर्नलिस्ट का काम और मैं इसलिए इस बात को कह दे रहा हूं कि अभिषेक जी भी उस न्यूज लॉन्चर का पार्ट है। और मैंने आज सुबह एक यूट्यूब देखा। अभिषेक, मुझे इसलिए उस पर थोड़ा मतलब आपत्ति क्या बोलूंगा, मुझे दुख है कि यूट्यूब चैनल चला रहे हैं। नीलू व्यास जी के ऊपर जिस तरह की टिप्पणी उस यूट्यूब चैनल में की गई है, एज अ पर्सन मुझे उसका दुख है, और पुरुष होने का भी दुख है। क्योंकि एक महिला अगर किसी से शादी की है, आपको उस शादी से क्या लेना देना? अगर, क्योंकि ये आप उस महिला के बारे में कि उसने किससे शादी की, उन्होंने क्या शादी की, क्या नहीं शादी की, ये उस यूट्यूब चैनल पे दिखाया जा रहा था, और जिस तरह की बातें की जा रही थी। दूसरा, मुझे एक और चीज नहीं समझ में आती, ये जेएनयू वालों को टुकड़े टुकड़े ज्ञान, वामपंथी हैं, वामपंथी हैं। क्या वामपंथी होना बुरा है क्या? मुझे ये आज तक नहीं समझा। वामपंथी तो भाई एक विचारधारा है। हाँ, आप हो सकता है आप वामपंथी विचारधारा से ना इत्तेफाक रखें, लेकिन वामपंथी क्या गाली है? तो अभिषेक, मैं इसलिए आपसे पूछ रहा हूं, आप बहुत यंग हैं, हम लोग का तो भाई एक पुराना ढर्रा है, हम लोग पुराने ढंग की जर्नलिज्म। आप जब सुबह न्यूज का चुनाव करते हैं तो एक तो देखिए यह है कि किसकी कितनी सीटें आ रही हैं, ये हम सबको पता है। उसमें आप कुछ भी बात करने लगे उल्टी सीधी, वो खूब चलेगा। तो क्या व्यूज के अलावा कभी कभी आपको ये लगता है कि नहीं, हम लोगों को वकील की बात भी उठानी चाहिए, हम लोगों को फौज के लोगों की बात उठानी चाहिए, शिक्षकों की बात उठानी चाहिए, डॉक्टरों की बात उठानी चाहिए, लार्जर चीज की आप बात कर रहे होते हैं? और मैं अखिल स्वामी साहब के पास उसके बाद जाऊंगा। ये जो लार्जर चीज थी वो वकीलों का एक धरना प्रदर्शन था, और उसमें एक, अगर उन्हीं के बीच का एक व्यक्ति जाके उसको कुछ इस तरह से बात कर रहा है, तो उसके उसके आचरण को अगर कोई क्वेश्चन कर रहा है जर्नलिस्ट, तो मुझे बहुत गड़बड़ नहीं दिखाई देता है। लेकिन आप लोग चूंकि ट्रेन जर्नलिस्ट हैं, आप लोग जर्नलिज्म पढ़ के आए हैं, तो जरा मैं समझूंगा कि नीलू व्यास जी ने इसमें क्या क्या गलत किया। जरा अभिषेक जी ये बताइए। देखिए, सबसे पहले तो मैं अपने दर्शकों को ये बता दूं कि नीलू व्यास जी एक बहुत वरिष्ठ पत्रकार हैं। हम लोग उनको देखते हुए बड़े हुए हैं टेलीविजन के जमाने में, और नीलू व्यास जी के ऊपर इस तरह का कोई लांछन अगर कोई लगाता है तो निहायत ही वो घटिया इंसान है। मैं ये मानता हूं कि किसी की शादी के ऊपर टिप्पणी करना, किसी के निजी जीवन पर टिप्पणी करना, और जहां तक थंबनेल की बात आप कर रहे हैं, तो थंबनेल में कूट देना, लिख देना, इसमें कौन सी बड़ी बात हो गई? हिंदी डिक्शनरी पर आप नजर डालें तो 4 तरह की शब्दावली होती है, तत्सम, तद्भव, देशज और विदेशज। तो देशज शब्दों में तो इस तरह का प्रयोग होता ही है। अब कल को कोई कहे कि वकार यूनुस को अजय जडेजा ने कूट दिया, अब इस पर वकार यूनुस आकर के अजय जडेजा के ऊपर, और उसको आज क्यों लिखा इस अखबार ने? ये तो निहायत ही मूर्खतापूर्ण बात है। वो लीगल नोटिस मैंने भी देखा है और मुझे उसमें कुछ नजर नहीं आया। और मैं आपको आनंद वर्धन जी ये बता दूं, आपके माध्यम से आपके दर्शकों को बता दूं कि जनसत्ता में एक खबर छपी है कि सुप्रीम कोर्ट ने इस घटना का संज्ञान लिया है, और उस संज्ञान के तहत, उस कॉग्निजेंस के तहत जिन शब्दों का चुनाव किया गया है, जरा उसको देखिए। हाथापाई, झड़प, बैंड छीनना। तो हाथापाई को क्या क्या कहा जाएगा? झड़प को क्या कहा जाएगा? क्या झड़प माला लेकर होती है क्या, कि दोनों के हाथ में माला है, एक दूसरे को माला पहना रहे हैं, वो झड़प हो रही है? ऐसा तो नहीं हो सकता है। उसको देशज शब्दों में कूटना ही कहते हैं। और इस तरह के शब्दों पर यदि आपत्ति है उनको, तो ठीक है, लीगल नोटिस भेजे हैं, हम लोग जवाब दे देंगे उसका, नीलू व्यास जी उसका जवाब दे देंगी। बड़ी चीज ये है कि वकीलों की फ्रेटर्निटी के बीच, वकालत करने वाले लोगों के बीच इस तरह की वारदात हुई है। और जो घटना हुई है बाहर के लोगों ने नहीं किया है, ये आरोप वकीलों पर है। तो झगड़ा आप वकीलों का, पत्रकार ने उस पर रिपोर्ट कर दी, तो इस पर आपको बहुत आपत्ति है। टीवी पर आप दिन भर गाली गलौज करो, किसी को दल ले, किसी को मूल ले, किसी को कुछ तो किसी को कुछ, तमाम तरह की डिक्शनरी के ऐसे शब्दों का इस्तेमाल जिसे सामान्य बोलचाल की भाषा में हम लोग नहीं करते, उसका इस्तेमाल आप रोज देखते हैं कि गौरव भाटिया करते हैं। वो दिन आप भूल गए जिस दिन गौरव भाटिया ने आम आदमी पार्टी के एक प्रवक्ता से, आम आदमी पार्टी के एक विधायक के साथ बहस की थी स्कूल देखने की, और किस तरह के शब्दों का इस्तेमाल किया था। और जब स्कूल देखने पहुंचे तब उनके साथ वहां क्या हुआ था, जो हुआ था उसे भी हम जायज नहीं ठहरा सकते।
लेकिन जो वो पत्रकारों के साथ कर रहे हैं, गोदी मीडिया के 4 पत्रकारों के बीच बैठ जाने के बाद अगर ये लगे किसी को कि जो अब मेन स्ट्रीम मीडिया हो गई है, डिजिटल मीडिया, वहां के किसी पत्रकार को गौरव भाटिया धमका लेंगे, तब तो वो भूल जाए। और आनंदवर्धन जी आपको क्या बताएं, गौरव भाटिया को तो खुश होना चाहिए था, उनको तो बकायदा मिठाई का डब्बा भिजवाना चाहिए था कि जो तमगा वो पूरी जिंदगी नहीं हासिल कर सकते, वो तमगा उनको नोएडा के वकीलों ने दे दिया। अगर ये घटना सही है तो दे दिया। 1939 का लाइसेंस था राम जेठमलानी का, और राम जेठमलानी इतने बड़े वकील थे, 50 साल बाद साउथ एवेन्यू में उनके साथ जो घटना हुई, 8 कॉलम की रिपोर्ट छपी थी इंडियन एक्सप्रेस में, उसके ऊपर फ्रंट पेज पर रिपोर्ट छपी थी कि उनके साथ हाथापाई हुई थी, उनके कपड़े फाड़ दिए गए थे। राम जेठमलानी के बराबर ला करके आपको नोएडा के वकीलों ने, यदि ये घटना सही है तो खड़ा कर दिया। और उस पर अगर हमने खबर कर दी, नीलू व्यास जी ने खबर कर दी, इस पर तो खुश होना चाहिए था। क्या आपको लगता है, मैं अपने दर्शकों से भी कहता हूं कि वो कमेंट करके बताएं कि क्या उन्हें लगता है कि वो राम जेठमलानी के बराबर किसी मामले में खड़े हो पाते? एक मामले में तो उन्हें खड़ा कर ही दिया। दरअसल ये सत्ता का अहंकार बोल रहा है आनंदवर्धन जी। ये सत्ता के अहंकार के सिवा कुछ नहीं है कि कोई किसी को, एक पत्रकार ने कोई खबर कर दी। वो खबर थी किस मामले में, आपको याद होगा, वो खबर थी कि 50,000 रुपए से 80 करोड़ रुपए यानी 16,000 गुना मुनाफा 2-3 साल में कैसे बनाया जाता है। आजकल एक मंत्री है पीयूष गोयल, उस महिला पत्रकार के ऊपर 100 करोड़ की नोटिस का दावा कर रहे थे, ये भेज देंगे वो भेज देंगे, पता नहीं भेजा या नहीं भेजा। वहां भी सत्ता का अहंकार था, और सत्ता का अहंकार उनको अब पता चलेगा जब वो राज्यसभा छोड़ करके लोकसभा के लिए जा रहे हैं। और इन बेचारे को, मैं बेचारा शब्द का इस्तेमाल करता हूं, गौरव भाटिया जी के लिए बेचारा शब्द ही ज्यादा उपयुक्त है, क्योंकि ना तो ये अभी उस लेवल के वकील बन पाए जिस लेवल की ये इच्छा रखते हैं, ना ही इन्हें रविशंकर प्रसाद की तरह पहले राज्यसभा या लोकसभा के लायक भारतीय जनता पार्टी ने समझा। इतनी अच्छी डिग्री, इतनी अच्छी शिक्षा, इतने अच्छे पिता के पुत्र होने के बावजूद भारतीय जनता पार्टी ने इनका संबित पात्राकरण कर दिया। उस पर इनको आत्मग्लानि नहीं होती। आत्मग्लानि इनको किस पर होती है कि थंबनेल में लिख दिया, कूट दिया। तो थंबनेल, अब पत्रकार और कोई चैनल क्या थंबनेल किसी से पूछ के बनाएगा, किसी प्रवक्ता से पूछकर बनाएगा? और आज के माहौल में जब YouTube पर शब्दों की सीमा है, थंबनेल के मामले में थंबनेल ऐसा दिखना चाहिए कि वो लोग पढ़ सके, तो क्या हम लोग ये लिखते हैं कि संबित पात्रा जी, सॉरी, गौरव भाटिया के साथ नोएडा के कोर्ट में वकीलों ने लाठी डंडे लेकर उनका स्वागत किया, उनके कपड़े को फाड़ करके इंडिया में कपड़ा इंडस्ट्री को बढ़ावा देने के लिए, जीडीपी खराब है इसके लिए काम किया, ताकि कपड़े फटेंगे तो वो जाकर कपड़े खरीदेंगे। इस तरह का थंबनेल अगर वो कहें तो हम लिखें, ताकि उनकी पार्टी का भी प्रचार हो। कूटना शब्द पर उन्हें इतनी आपत्ति है, तो इसका सीधा मतलब है कि वो अपनी शिक्षा में नरेंद्र मोदी की बराबरी पर है। जो नरेंद्र मोदी एक जमाने में ये कहते थे कि हम जब चाय बेचते थे तब हम अंग्रेजी सीखे। इस पर लालू यादव ने एक टिप्पणी भी की थी एक प्रोग्राम में कि चाय बेचते थे अंग्रेजी सीखे, तो चाय बेचते थे हिंदी सीखे, उन्होंने कहा था। तो क्या आप अंग्रेज थे क्या? तो चलिए, उन्होंने चाय बेचकर हिंदी सीख ली और वकालत करके, प्रवक्तागिरी करके, प्रवक्तागिरी शब्द का इस्तेमाल जानबूझकर कर रहा हूं, प्रवक्तागिरी करके टेलीविजन चैनलों पर अगर ये हिंदी नहीं सीख पाए, सुबह से शाम तक एक चैनल से दूसरे चैनल बैठते हुए, तो निश्चित तौर पर उन्हें अपनी शिक्षा पर, उन्हें अपने लर्निंग प्रोसेस पर, और उन्हें अब तक उन्होंने जो हासिल किया है उन सब पर ग्लानि होनी चाहिए, न कि एक पत्रकार को नोटिस भेजना चाहिए। जी जी, मैं अभिषेक आपको सिर्फ इसलिए बता दूं, शायद मालूम नहीं उस समय आप के जन्म हुआ होगा, बहुत छोटे रहे होंगे। ये जो आपने राम जेठमलानी साहब का वो देखा, उसका मैं चश्मदीद गवाह रहा, क्योंकि वो एक दिन पहले ही तय हो गया था। उन्होंने कहा था कि मैं चंद्रशेखर जी के घर के बाहर आके प्रदर्शन करूंगा, क्योंकि चंद्रशेखर जी पीएम पद के इलेक्शन में कह रहे थे कि भाई मैं भी पार्लियामेंट्री पार्टी में मैं भी एक लड़ूंगा। वो कह रहे थे आप लड़ नहीं सकते हैं। तो उसमें से एक व्यक्ति जिंदा है, और यहाँ पे हैं जो एक व्यक्ति ने जो मरम्मत की थी, उसमें 2-3 लोग थे बलिया के, उसमें अब वो एक बड़े लीडर हो गए हैं, यहाँ पे भी हैं। अगर कभी कहा जाएगा तो उनको भी ले आएंगे इस पे। तो ये दूसरे दिन पता था कि आज उनको लाना चाहिए था आनंदवर्धन जी, आज उनको लाना चाहिए था आपको। अरे तो वो फिर आ जाएंगे, उसमें ऐसा कोई नहीं है। तो उनको ये सब जगह पता था कि आज जेठमलानी साहब की पिटाई होगी, और जब जेठमलानी साहब आए तो अब उनको शायद ये था कि मैं इतना बड़ा वकील हूं, मुझे कौन छुएगा। वो शायद बागी बलिया की हवा को बहुत जानते नहीं, समझ नहीं पाए थे, रीड नहीं कर पाए थे।
उनकी वहां ठीक से मरम्मत हुई, और मरम्मत होने में भी कायदे से तो ये एक कॉग्निटिव ऑफेंस होना चाहिए कि देखने वाले का भी। और मेरे साथ जो 2-3 लोग थे, वो उसमें से एक अभी जिंदा है, एक बाराबंकी के राजनाथ शर्मा जी, वो जिंदा है, वो वही लेके गए थे मुझे जबरदस्ती, चलो 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 देखा जाए, मतलब जो तमाशा आया है उस तमाशे को देखने चलो। खैर, मैं इस बात को इसलिए सिर्फ बता दिया कि ये सारी चीजें होती हैं। अगर आप सार्वजनिक जीवन है, या आप वकील हैं या कहीं हैं, आप होस्टाइल हैं, अगर आसाराम बापू का आप केस लड़ रहे हैं तो दूसरे आदमी को अच्छा थोड़ी लगेगा। आप अगर कसाब का केस लड़ रहे हैं तो ये आप कुछ कहते रहिए, लेकिन एक आम नागरिक को तो लगेगा भाई ये आनंद वर्धन जी जिस विचारधारा की पार्टी का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं गौरव भाटिया जी, उन्हीं की विचारधारा के लोगों ने प्रशांत भूषण के साथ कौन सी हाथापाई की थी? जी, ये तो पूरे देश ने ऑन कैमरा देखा था जो हुआ था जी। तब तो प्रशांत भूषण ने ये सब कारनामा नहीं किया था जो आज ये कर रहे हैं। एक पत्रकार का थंबनेल उनको इतना बुरा लग रहा है, उनकी बात उठाई गई है वो इतना बुरा लग रहा है। तो क्या चाहते हैं कि वो डिजिटल को भी गोदी मीडिया बना ले? क्या चाहते हैं कि डिजिटल का संचालन भी गुजरात, उस कथित गुजरात मॉडल के तहत होने लगे? न्यूज लॉन्चर कभी भी ना तो किसी पार्टी का प्रवक्ता, ना तो किसी पार्टी की तरफ से बात करता है, ना तो किसी पार्टी के प्रवक्ता की तरह बात करने वाला चैनल है न्यूज चैनल। न्यूज लॉन्चर हमेशा से वही करता आया है, जब से इसकी स्थापना हुई है तब से वही करता आया है जो जर्नलिज्म के बेसिक एथिक्स के अकॉर्डिंग होता है, उसके अनुरूप होता है। और उस परंपरा के लिए एक लीगल नोटिस नहीं, हमें 1 लाख लीगल नोटिस भी मिल जाए तो हम उसको खुशी खुशी स्वीकार करेंगे। थैंक यू अभिषेक, मैं बस 1 मिनट आपका और ले लूं क्योंकि अभिषेक को किसी और अपना जो इनका कार्यक्रम होता है उसमें जाना। लेकिन अभिषेक, मैं सिर्फ याद दिला दूं क्योंकि ये इस तरह के एक और सज्जन थे इस देश में, अनिल अंबानी जी, अगर आपको याद हो, वो गुजरात से, क्योंकि गुजरात में होता क्या है कि जब आप किसी के ऊपर एक केस करते हैं मानहानि का, तो एक सर्टेन अमाउंट ऑफ पैसा आपको कोर्ट में जमा करना होता है। मुझे ठीक नहीं मालूम है, राय साहब से आएंगे तो पूछ लेंगे। गुजरात में क्या है, शायद वो फीस 50,000 या 60,000 है, उसके बाद अनलिमिटेड आप कर सकते हैं। तो वो कुछ किसी के ऊपर 100 करोड़, किसी के ऊपर 500 करोड़, इस तरह का पत्रकारों के ऊपर और पत्रकारों के एडिटर के ऊपर वो मानहानि के मुकदमे करते थे अहमदाबाद से। अब लखनऊ में बैठा हुआ, गोरखपुर में बैठा हुआ आदमी के लिए अहमदाबाद जाना ही उसकी कसरत हो जाती थी। तो वो एडिटर कहते थे कि साहब आप मतलब पत्रकार से कि भैया तुम निकल ही जाओ क्योंकि ये तो नोटिस आ गया है, मैं वापस भेज दूंगा कि तुम्हें नौकरी से निकाल दिया। और मैं इसी कड़ी में एक चीज याद दिला दूं पत्रकारों का, अभी कुछ दिन पहले दैनिक भास्कर का वो विपिन यादव और राशिद हुसैन की सिर्फ गलती ये थी कि उन्होंने स्मृति ईरानी से प्रश्न पूछ लिया था। स्मृति ईरानी उन कैमरा बोली थी कि तुम्हारी नौकरी ले लूंगी तुम्हारे उनसे बात करके, तुम्हारे एडिटर से, उनकी नौकरी चली गई। विपिन यादव से मैं संपर्क में हूँ, वो किसी कार कंपनी में कहीं ऐसी छोटी मोटी नौकरी करके जीवन यापन कर रहे हैं, कौन पूछने वाला है? तो इनको मैं इसलिए थोड़ा आहत हूं कि ये जो एक जनरल रूल हो गया ना कि मैं एक बड़ा आदमी, मैं कुछ कर दूंगा, मेरे जेब में सब लोग हैं, इस पे रोक लगने की बात होनी चाहिए। मैं एक छोटा सा वीडियो इसलिए दिखा दूं कि ये पहली बार इन्होंने नीलू व्यास एक महिला का अपमान नहीं किया है, ये हैबिचुअल ऑफेंडर है। जरा मैं, वो एक रीना गुप्ता जी आम आदमी पार्टी की होती, उन्होंने इनके बारे में प्रेस कॉन्फ्रेंस करके क्या कहा था, वो एक छोटा सा वीडियो देख लें, फिर मैं प्रोफेसर अखिल स्वामी आपके पास आ रहा हूँ। ये अगर रीना गुप्ता जी का वो हो, सीनियर एडवोकेट कहने वाले प्रवक्ता, उनको पता होना चाहिए कि कानूनी रूप से छेड़छाड़ करना अपराध है। कल जो इन्होंने मेरे साथ व्यवहार किया उसमें सीधे सीधे आईपीसी का 354, 509 और 503 का केस बनता है। लेकिन गौरव भाटिया ने अपने शब्द वापस नहीं लिए, माफी मांगने की तो कोई एक्सपेक्टेशन करता ही नहीं है ऐसी बलात्कारी पार्टी से। उसकी बजाय और अपना सीना तान के बोल रहे हैं, रोड साइड रोमियो जैसे होते हैं वैसे बोल रहे हैं। ये सब देख के हमें समझ में आता है कि क्यों भारतीय जनता पार्टी आज की तारीख में भी ब्रजभूषण शरण सिंह के साथ खड़ी हुई है। उनको पार्टी से नहीं निकाला, उनको उनके पद से नहीं हटाया भारतीय जनता पार्टी में। और शायद गौरव भाटिया भी यही सोच रहे हैं, बाकी सारे इनके कार्यकर्ता प्रवक्ता सब यही सोचते होंगे, महिलाओं को गालियां दो, महिलाओं का यौन शोषण करो, हमें और वाहवाही मिलेगी, शायद हमें कोई और ऊंचा पद मिल जाए, शायद हमें राज्यसभा में भेज दिया जाए, शायद हमें कहीं और का चेयरमैन बना दिया जाए।
हमारी पार्टी की लीगल टीम ने एफआईआर तैयार कर ली है और हम एनसीडब्ल्यू, डीसीडब्ल्यू दोनों जगह कंप्लेंट करेंगे, एफआईआर भी फाइल करेंगे और मैं खुद प्रधानमंत्री मोदी जी को खत लिखूंगी कि दिल्ली में उन्होंने जगह जगह जो G20 में महिलाओं की तस्वीरें लगाई हैं, महिला सशक्तिकरण की बातें वो कर रहे हैं, तस्वीरें चिपकाने से महिलाओं का सशक्तिकरण नहीं होगा। जब तक उनकी पार्टी में इस तरह के लोग हैं, जब तक उनकी पार्टी में ऐसे लोग हैं जो महिलाओं के खिलाफ ऐसे वक्तव्य देते रहते हैं, महिलाओं का शोषण करते रहते हैं, तब तक इस देश में महिला सशक्तिकरण की बात भी उनको नहीं करनी चाहिए। जी, मैंने सिर्फ प्रोफेसर अखिल, मैं आपके पास आ रहा हूँ। अभिषेक, आपको निकलना हो तो आप निकल सकते हैं। बात मैं आपको याद दिला दूं इस घटना में, पहली चीज ये है कि एल्विस यादव मामले में ये नहीं गए थे, ये एचटी ने, हिंदुस्तान टाइम्स ग्रुप के वेबसाइट पर है, उसकी खबर है। दूसरी चीज कि सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले में सीसीटीवी फुटेज को प्रिजर्व करने का आदेश दिया है, ये खबर जनसत्ता की है। तो अब सीसीटीवी फुटेज में साफ हो जाएगा कि कूटे गए, लूटे गए या माला पहनाई गई इन्हें, या इनके मुंह में कोई जलेबी लड्डू वगैरह डाल रहा था, क्या कर रहा था उसमें स्पष्ट हो जाएगा। रही बात नीलू व्यास जी की, तो नीलू व्यास जी पर कोई फर्क नहीं पड़ता है, न्यूज लॉन्चर पर कोई फर्क नहीं पड़ता है। ऐसे हजारों सैकड़ों गौरव भाटिया आएंगे जाएंगे और इन गौरव भाटिया से कोई फर्क नहीं पड़ता है। इनका अपना खुद का ठिकाना नहीं है कि पता नहीं कब किस पार्टी को, 6 महीने बाद हो सकता है कि किसी नई पार्टी को वो डिफेंड करने लगे। आजकल एक नया चलन चल गया है कि पार्टी छोड़ दीजिए, प्रवक्ता आप है, पार्टी छोड़ दीजिए। जब तक नई पार्टी में ज्वाइन नहीं करते हैं तब तक गोदी मीडिया चैनल पर राजनीतिक विश्लेषक बन के भी बैठिए। तो इनके पास 2 रोजगार है, एक रोजगार टेलीविजन चैनल का और एक रोजगार वकालत का। नीलू व्यास जी के पास एक ही रोजगार है और वो रोजगार है पत्रकारिता का, और उस रोजगार से पीछे हटने का सवाल नहीं है। और न वो रोजगार ही नहीं बल्कि वो कर्तव्य निष्ठा की भी बात है यहाँ पर। और थोड़ा हम क्षमा चाहेंगे आपसे कि इस मामले में हम आगे और बैठते, लेकिन थोड़ा समय का अभाव है, इसलिए क्षमा चाहेंगे। थैंक यू।